आप यहाँ बातें सुने या मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुने, उनको समझिए और हर एक घर में जाके आपको पहुंचाना है और बताना है उनके जो विचार हैं, क्योंकि वो उनके नहीं, वो आदरणीय बहन जी के विचार हैं। और आपको जो भी डराने दबाने की कोशिश करता है, चाहे सत्ता के नशे में या जिस अकड़ में, उनको बस इतना बता देना आपको कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके आने जा रही हैं। तो जो भी आपको डराता धमकाता है वो खुद ब खुद कहीं बिल में छुप के या अपने घर में घुस के बैठ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। धन्यवाद मिश्रा जी। सम्मानित साथियों, मिश्रा जी ने हम सबको कह दिया है कि वो बार बार आते रहेंगे। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश राजपूत जी आए और हम सबको संबोधित करें, अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब। राघव साहब, सभी सम्मानित साथी एक साथ जोर से बोलेंगे, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब, बाबा साहब, मानवर साहब, मानवर साहब, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव कीटम की ऐतिहासिक पावन भूमि को सशक्त नमन करता हूं। मानव कल्याण के लिए समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी सशक्त नमन करता हूं। अंधों को आंख, बहरों को कान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को भी सशक्त नमन करता हूं। शिक्षा के दूत महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी को भी सशक्त नमन करता हूं। दलित पिछड़ों में राजनीति की चेतना पैदा करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को भी सशक्त नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और कई बार राज्यसभा सांसद रही ऐसी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और आज की चुनावी जनसभा के मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और मेरे युवा नेता मेरे भाई कपिल मिश्रा जी और मंच पर बैठे सभी मंचासीन और मेरी विधानसभा से सब समाज के और ब्राह्मण समाज के सभी सरदारी को मेरा वंदन और शीश बंदन। मैं आपका बेटा, भाई, सेवक डॉक्टर मुकेश कुमार राजपूत सिर्फ आपसे ज्यादा कुछ न कहकर थोड़े शब्दों में ही कहूंगा कि मुझे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होने पर बहुत बड़ा गर्व है। और गर्व मुझे इसलिए है कि पूर्व में माननीय बहन जी की सरकार रही 2007 से लेके 12 में, और पूर्व में बसपा विधायक फतेहपुर सीकरी विधानसभा से ठाकुर सूर्यपाल जी रहे। उन्होंने माननीय बहन जी के आशीर्वाद से पूरी फतेहपुर सीकरी विधानसभा में इतना विकास कराया है गांव-गांव जाकर। जब मुझे माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला तो मैं अपनी फतेहपुर सीकरी विधानसभा में जनसंपर्क के लिए गया तो वहां के समस्त ग्रामवासी सिर्फ मुझसे एक ही बात कहते थे कि डॉक्टर साहब जहां आप खड़े हो ये विकास माननीय बहन जी की सरकार का है। पूर्व में बसपा विधायक रहे, उनका विकास है माननीय बहन जी के आशीर्वाद से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और पूर्व में बसपा विधायक फतेहपुर सीकरी विधानसभा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध और अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख को हाथी वाली बटन दबानी है। तो मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूं। हमारी बटन कहां दबेगी?
विधानसभा से हाथी लखनऊ पहुंचेगा तो माननीय बहन जी के हाथ मजबूत होंगे। माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और माननीय बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक अपनी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में आपके साथ रहकर गांव गांव विकास करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, राम राम साहब। धन्यवाद। माननीय सांसद जी, हमारे कुछ साथी स्वागत करना चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, आपको हम विलंब कर रहे हैं। हमारे परशुराम जी की धन्यवाद। हमारे पूर्व महानगर के अध्यक्ष हमारे भाई के हाथ से प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। एक एक करके विनोद भारती जी, राजू करदम जी, महेंद्र सिंह जी, बाबा साहब की प्रतिमा तस्वीर दे करके स्वागत कर रहे हैं माननीय सांसद जी का। महेंद्र सिंह जी बुके दे करके माननीय सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी साथी, सम्मानित साथियों, हमें लोगों को बहुत देर से इंतजार था। मैं माननीय सांसद जी को आमंत्रित करूंगा हम लोगों को संबोधित करें और सभी साथी मेरे साथ। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। माननीय सांसद जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण तथा यहां पर फतेहपुर सीकरी से जिनको कि हमारी पार्टी की नेता मुखिया बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री डॉक्टर मुकेश कुमार राजपूत जी, श्री गोरेलाल जाटव जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री संतोष आनंद जी, श्री राम नरेश करदम जी, श्री विमल वर्मा जी, सभी मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री धीरज बघेल जी जिला अध्यक्ष, श्री संतोष मुखरिया जी जिला उपाध्यक्ष तथा सभी अन्य साथीगण, यहाँ पर आए हुए सभी हम लोगों के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक साथियों, मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज 8 तारीख है और 8 तारीख में भी अगले 3 घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और परसों आपको बटन दबाना है। परसों आपको चुनाव का बटन दबा करके और ये अपना भविष्य तय कर लेना है। अब आपको ये सोचना है कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा रहे और परसों जो निर्णय आप लेंगे उस पे ही खाली आपका ही नहीं बल्कि पूरे आपके परिवार का, आपके क्षेत्र के वासियों का, आपके इस विधानसभा का के लोगों का, सभी का भविष्य उस पर निर्भर होगा और इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको इस बटन को दबाना है और बटन दबाते ही आप इस प्रदेश की भी जो आज की स्थिति है उसको बदलने का काम जरूर करने का काम करेंगे और इसलिए 8 तारीख आज है, आज से लेकर के और 10 तारीख की सुबह में आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 36 घंटे हैं। इन 36 घंटों में आपको कितनी मेहनत करनी है यह आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि इन 36 घंटे के बाद अगर आपसे चूक हो गई
अगर आपकी मेहनत में चूक हो गई, अगर आपने अपने साथियों और रिश्तेदारों नातेदारों को अपनी बात नहीं पहुंचाई और उनसे सही निर्णय नहीं करवाया, तो इसका पछतावा पूरे 5 साल तक ही नहीं, आप उसके बाद भविष्य में भी करते रहेंगे और यही सोचेंगे कि हमसे कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी भूल है। इसलिए आने वाली 10 तारीख को आपके चहेते डॉक्टर मुकेश कुमार राजपूत जी हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है, हाथी चुनाव चिन्ह है। हाथी का बटन आपको उस दिन दबा करके और उस दिन इनका भविष्य भी और अपना भविष्य भी तय कर देना है। बटन दबाते ही आप इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अभी तो ये प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन 10 तारीख के बाद आप इनको अपना विधानसभा का सदस्य बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। एक ऐसी सरकार चल रही है जो खाली झूठ पे चलती है, झूठे वादों पे चलती है। इतने झूठे वादे करते हैं और इतनी सफाई से करते हैं कि लोग फिर से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको ये जानना है कि इनका असली चेहरा क्या है, किस तरीके से 5 साल इन्होंने धोखा देने का काम किया है। सबसे कहा था कि हमको वोट दे दो, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। बाद में क्या कहा कि जुमला था, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। बाद में क्या कहा कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां जहां भी सरकारी नौकरियां हो सकती थी, उसको तो हमने बेचने का काम कर दिया है, निजी हाथों में बेच दिया। और निजी हाथों को बेचने को उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है, तो अब नौकरी देने का काम तो वो करेंगे, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, देने का काम करेंगे। इस तरह की सरकार जिसने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम जरूर किया, क्योंकि जितनी भी जहां जहां नौकरी हो सकती थी उन सभी संस्थाओं पे इन्होंने निजी हाथों में भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भी जितने उपक्रम थे, बहन मायावती जी की सरकार याद करिए, चाहे वो PWD हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो निर्माण निगम हो, चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, चाहे जल निगम हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, यहीं पर तो सारी सरकारी नौकरियां होती थी। और कहां होती थी? यहीं पर लोग खपते थे, यहीं पर नौजवान पढ़ करके आते थे, कोई इंजीनियरिंग की नौकरी पाता था, कोई किसी और चीज की पाता था, और लाखों की संख्या में नौकरियां थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे इन सारे उपक्रमों में नौकरियां खत्म कर दी और उनको ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। अब ठेकेदार नौकरी देते हैं, अब वो सारे काम ठेकेदार कराते हैं, और जब ठेकेदार काम कराता है तो वो अपने हिसाब से नौकर रखता है, अपने हिसाब से नौकरियां देने का काम करता है। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको सड़कों में लाठियां खानी पड़ती है। जब इन्होंने आंदोलन किया, जब आंदोलन किया, तो उनको कुछ नहीं मिला सिवाय उनका सर फोड़ने के, उनके सर से लहू निकलने के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। और उनसे कहते क्या है कि जाओ और पकौड़े बेचने का काम करो, हम नौकरी नहीं दे सकते, तुम पकौड़े बेचो जाके। तो ये वो सरकार है जिसने सभी से वादे किए अलग अलग। इन्होंने महिलाओं से कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे रसोई के खर्च कम कर देंगे। महिलाओं ने वोट दे दिया। उसके बाद क्या निकला? हर 2 घंटे में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट है, NCRB की सरकारी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार होता। इस तरह की सरकार है जिसने ये वादा किया था हम सुरक्षा देंगे। क्या यही सुरक्षा देने की बात थी? गैस सिलेंडर 200 रुपए का था, उसको 1200 पहुंचाने का काम किया। पेट्रोल डीजल 100 के पार कर दिया। हर चीज की महंगाई बढ़ गई। रसोई जहां 50 रुपए में अगर चलती थी रोज, तो वो 500 पे पहुंच गई। उन्होंने इस तरह से काम करने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे आपने देखा कि किस तरह से हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ में पहले बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या, वो मर जाती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठ करके खुद टेलीविजन के सामने बैठ करके जिलाधिकारी से कहते हैं कि उसका मरे हुए शरीर को भी उसके परिवार को मत देना, क्योंकि जो इसमें मुलजिम लोग हैं वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने साथी हैं, उनको हमें बचाना है। और फिर आपने भी देखा
कि रात के 2:30 बजे किस तरीके से एक पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से मिट्टी का तेल डाल करके और खेत में आग लगा करके जला करके उसका दाह संस्कार पुलिस वाले ने करने का काम। ये इस तरह की सरकार है। किस तरह से रेणु शर्मा जो ब्राह्मण समाज की हाथरस की जिला पंचायत के अध्यक्ष पूर्व रह चुकी है और वो राजनीति में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए और खास तौर से क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की थी, नाराजगी की हद इतनी हो गई कि फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए, पूरे घर भर के ऊपर करा दिए, खानदान के ऊपर सबको जेल भिजवा दिया और उस महिला को भी जेल भिजवा दिया और रेणु शर्मा को जेल में रखा। उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी जेल से बाहर नहीं आने दिया। उसके बाद अदालत ने उसको बेल दे दी। जब बेल दे दी तो बेल देने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया और 15 दिन तक बेल मिलने के बाद भी जेल के अंदर रखा। और कब बाहर वो निकली जेल से? जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई, उसके बाद ही उसको जेल से बाहर आई। ये ऐसी सरकार। किस तरह से खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, 2 दिन पहले शादी हुई थी, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसको उन्होंने माफिया कह करके उसके पति की तो पहले हत्या की और माफिया कह के उसको भी जेल में बंद कर दिया और जेल में उसको बंद रखा। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, 1.25 साल हो रहा है और उसको जेल में बंद करके रखा हुआ है और उसकी बेल नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे? सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री जी उसको देख रेख कर रहे हैं कि किसी हालत में उसकी बेल नहीं होनी चाहिए और वो आज जेल के अंदर है। उसका भी इंतजार इनको यही है कि रेणु शर्मा की तरह उसका भी मृत्यु शरीर इनको सूचना मिल जाए और उसके बाद जेल से बाहर निकलने का काम हो। ये ऐसी सरकार है। ये ऐसी सरकार है जहां पर कि 100 से ज्यादा लोगों का, ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर करा दिया इन्होंने, 100 से ज्यादा, और 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उन्होंने हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में। सिर्फ एक और जो करने वाले उनको सबको शाबाशी देते हुए उनके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है कि तुम चिंता नहीं करो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो सरकार है जिसने किसानों से वादा किया, किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना तो नहीं करी, उनके जमीन पर भी कब्जा करने की योजना बना ली। 4 कानून निकाले, काले कानून इस तरह में कि उनकी जमीन ठेके में और उद्योगपतियों को दे दी जाए और फिर उन्हीं उद्योगपतियों की जमीन वो होके रह जाए। इस तरह की योजना बनाई। किसान इनकी बात को समझ गया, इनकी चाल को समझ गया। उसने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन किया। 700 से ज्यादा किसान के लोग मर गए, उसमें शहादत उनकी हो गई। उसके बाद भी इन्होंने कानून वापस नहीं किया। कानून कब वापस लिया? जबकि चुनाव आ गया था। चुनाव के 1 महीने पहले कानून वापस लिया। वादा किया कि हमने जो मुकदमे दर्ज किए हैं हजारों की संख्या में, हम वापस ले लेंगे, हम न्यूनतम पैसा भी देने का काम करेंगे। लेकिन कोई कानून आज तक नहीं पारित किया। ये अभी भी पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन नहीं पारित किया कि जिसमें कि ये कहें कि हम न्यूनतम बिल का पैसा देने के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं। और इन्होंने एक भी मुकदमा वापस नहीं किया। और इतना ही नहीं, 4 किसानों को तो गाड़ी के नीचे कुचल करके और लखीमपुर में मारने का काम किया, उनकी हत्या कराने का काम किया। और जो मंत्री उसमें थे शामिल इनके साथ केंद्र में, तो उनके जब चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद भी उनको उन्होंने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। और क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो मंत्री जी ने धमकी दे दी थी कि अगर हमको हटाया मंत्री जी ने धमकी दी कि अगर हमको हटाया तो हम तो असलियत बता देंगे, हम तो बताएंगे कि हमको कहा गया था ये करो। हमारे तो ऊंचे जो बैठे हुए पदों में उन्होंने कहा था कि